हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के एक नए कंसेप्ट की तरफ। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक वैल्यू बेस वाले क्वेश्चन और दूसरे होते हैं आपके पास आर्टिकल बेस वाले क्वेश्चन। हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में या तो वैल्यू को सेम करेंगे या हम आर्टिकल को सेम करेंगे। आप किसी भी एक को सेम करके आंसर निकाल सकते हैं। जब हम बात करते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पर, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस होती है। जब हम बात करते हैं प्राइस की, तो हम वहाँ पे कहते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, या जो हमारा लॉस होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये बातें हमने पढ़ी। अगर मान लो मैं बात करूं कि प्रतिशत में प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, तो हम ये बोलते थे कि जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको ऊपर ले लो, और ये हम निकाला करते थे कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100। ये बातें हमने डिस्कस करी थी प्रॉफिट एंड लॉस के पहले पार्ट में। दूसरी बात, अगर मान लो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कब होता है, आपको प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब सेलिंग प्राइस का मान कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो। यानी अगर प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ लॉस की, तो लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस बड़ा हो सेलिंग प्राइस छोटा हो। अगर मैं ये बात करूँ, ये तो सब कुछ होता है प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसी को आर्टिकल के अकॉर्डिंग बात करना चाहूँ कि आर्टिकल में प्रॉफिट एंड लॉस के क्या टर्म्स हम यूज करते हैं, तो आर्टिकल्स के लिए हम बोलते हैं, एक टर्म्स मिलेगी आपको CQ कि कॉस्ट क्वांटिटी, कि आपने कितनी वस्तुएं खरीदी, और एक मिलेगी आपको सेलिंग क्वांटिटी कि आपने कितनी वस्तुएं बेची। कि हमारे पास जब हम बात करेंगे खरीदने की और बेचने की वस्तुओं के रूप में, तो जितना खरीदा उसको बोलेंगे कॉस्ट क्वांटिटी, जितना बेचा उसको बोलेंगे सेलिंग क्वांटिटी। आप देखिए, एक सिंपल सी बात करें कि मान लो मैं 12 किलो आम खरीद कर लाया एक फिक्स प्राइस के अंदर, कि मान लो मैंने X रुपये में 12 किलो आम खरीदे और मैंने आप उसको X रुपये में ही 11 किलो आम बेच दिए। 12 किलो आम खरीदे और 11 किलो आम बेच दिए, तो बताओ मुझे क्या होगा। पहले मैं बात कर रहे हैं, बताओ हमें फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। तो आप देखेंगे, हम 12 किलो आम लेके आ रहे हैं, लेकिन सामने वाले को उस प्राइस में केवल 11 किलो आम दे रहे हैं। इसका मतलब ये हमने 1 किलो आम बचा लिए, और बचाने का मतलब है प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो 1 किलो आम का हो रहा है। हम जब बात करते थे प्राइस में, तो प्रॉफिट प्राइस में हो करता था कि 2 रुपये का प्रॉफिट, 5 रुपये का प्रॉफिट। यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस में हो रहा है, आम में। तो मैंने ये बात जानी कि क्वांटिटी वाले केस में अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट के लिए जितना ज़्यादा खरीदोगे और जितना कम बेचोगे उतना बढ़िया। 12 किलो लेके आ रहे हैं लेकिन 12 से कम बेचोगे तो फ़ायदा होगा। अच्छा, लॉस कब होगा, जब आप 10 किलो सामान लेके आ जाओ लेकिन बेच 12 किलो दो, यानी कि सेलिंग क्वांटिटी ज़्यादा हो। तो हम ये बोलते हैं कि जो कॉस्ट क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी, ये वाला जो कंसेप्ट है वो प्राइस का जस्ट उल्टा होता है। वहाँ पे देखो, प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस बड़ा हुआ करता था, यहाँ प्रॉफिट में कॉस्ट क्वांटिटी बड़ा होता है। वहाँ पे लॉस में कॉस्ट प्राइस बड़ा होता था, यहाँ लॉस में सेलिंग क्वांटिटी बड़ा होता है। वहाँ पे हम प्रतिशत लाभ या हानि जो निकालते थे वो कॉस्ट प्राइस पे निकालते थे, और यहाँ निकालने के लिए एक फॉर्मूला बन जाता है आपके पास कि अगर परसेंटेज में निकालना है मुझे प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ क्वांटिटी में, और उसको डिवाइड करते हैं सेलिंग क्वांटिटी से। मतलब जो आपके आर्टिकल बेस वाले क्वेश्चन है वो जस्ट अपोजिट होते हैं प्राइस वाले से। इतना समझ में आया आपको? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम टाइप वाइज इसको। हम हर एक क्वेश्चन के 2 तरीके देखेंगे। जैसे हमने बोला कि एक व्यक्ति 5 रुपये में 4 की दर से आम खरीदता है और 4 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, तो बताओ उसका प्रतिशत लाभ या हानि कितना है। 5 रुपये में 4 की दर से मतलब ये कि ये 4 नहीं खरीद रहा, ये दर से खरीद रहा है, यानी 5 में 4, 10 में 8, 15 में 12। ये एक प्राइस का रेट है कि 5 रुपये के 4 मिलते हैं, ठीक है। तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखना, या तो आपका आर्टिकल सेम होगा। हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को तभी कर सकते हैं या तो आर्टिकल सेम हो या प्राइस सेम हो। आपको इन दोनों में से किसी एक को सेम करना पड़ेगा। मैंने बोला मुझे तो आर्टिकल सेम करने हैं,
तो आर्टिकल सेम कब होंगे, यहाँ पे 4 आम खरीदे, यहाँ 5 आम बेच रहे हैं, जबकि जितने आम खरीदेगा उतने आम बेचेगा, तो हम प्रॉफिट या लॉस निकाल पाएंगे। तो मैंने बोला इस पहले वाले को तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे हम ज्ञात कर पाएंगे कि एक्चुअल में कितने आम खरीदे कितने आम बेचे। तो पता लगा जब मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 रुपये के अंदर 20 आम खरीदे गए इस भाव से, और 16 रुपये के अंदर 20 आम बेचे गए। अब दोनों वैल्यू सेम है, अब दोनों वैल्यू सेम है तो कंपेयर करना आसान है। मैंने बोला अगर वैल्यू सेम है आर्टिकल की, तो जो खरीदने वाली प्राइस है वो कहलाएगी कॉस्ट प्राइस, जो बेचने वाली प्राइस है वो कहलाएगी आपकी सेलिंग प्राइस। ये वही क्वेश्चन हो गया कि 25 रुपये में एक वस्तु खरीदी, 16 में बेच दी, चाहे वस्तु 1 हो 20 हो 100 हो, अगर वस्तुएं सेम है तो क्वेश्चन आपका प्राइस वाला बन जाएगा। आप देखिए 25 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस, 16 रुपये सेलिंग प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, और कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, तो उस केस में हानि होती है। हानि कितनी मिल जाएगी, 9 रुपये की। अच्छा, प्रतिशत में निकालना है तो परसेंटेज लॉस 9 रुपये की हानि, और प्राइस में जब भी हानि होगी वो हमेशा कैलकुलेट होती है कॉस्ट प्राइस पे। आया समझ में? चलिए, मैंने बोला अब इस क्वेश्चन को आर्टिकल सेम ना करके प्राइस सेम करके भी कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मुझे इन दोनों की प्राइस सेम करनी है तो पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दूसरे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। कर सकता हूँ ऐसा अगर मुझे प्राइस सेम करनी है तो। मैंने बोला जब प्राइस सेम की गई तो पता लगा 20 रुपये के 16 आम खरीदे गए और 20 रुपये के 25 आम बेचे गए। अब देखो प्राइस सेम है तो ये क्वेश्चन आपका क्वांटिटी बेस बन रहा है कि 16 आम खरीदे, यानी कॉस्ट क्वांटिटी 16, 25 आम बेचे। आप देखो आप 16 आम खरीद के ला रहे हो लेकिन बेच कितने रहे हो, 25 आम। मतलब आपकी जेब में से 9 आम एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, और जेब में से 9 आम एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, मतलब आपको नुकसान हो रहा है। तो नुकसान कितने का मिल रहा है आपको इस बार, 9 आम का। अगर नुकसान क्वांटिटी में आ रहा है तो डिवाइड करते हैं हम सेलिंग क्वांटिटी से कि 9 आम का नुकसान हो रहा है कितने बेचने पर, 25 आम बेचने पर। तो हमने बोला अगर आप इस क्वेश्चन को प्राइस से करेंगे तो डिवाइड कॉस्ट प्राइस से हो जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट या लॉस क्वांटिटी में आ रहा है तो डिवाइड करना पड़ेगा सेलिंग क्वांटिटी से। अच्छा, इसको सोल्व करने का कोई और तरीका हो सकता है? मैंने बोला हाँ, मेथड नंबर 3 जो एग्जाम में अप्लाई करना होता है। कैसे कि 5 रुपये के 4 आम खरीदे, 4 रुपये के 5 आम बेचे। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट सेम हो जाता है आपका। मैंने बोला ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25 रुपये मिल रहा है। यहाँ बाई लिखा हुआ है, इट मीन्स ये कॉस्ट प्राइस है। अच्छा, ये सेल लिखा हुआ है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 16 रुपये, मतलब 25 रुपये में खरीदा, 16 में बेचा। इससे आप डायरेक्ट बोलेंगे 9 रुपये का लॉस 25 पे। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं आप सेम करें, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वो डेटा ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमें बोला गया है आर्टिकल्स को 6 आर्टिकल्स 5 रुपये की दर से खरीदे गए और 5 आर्टिकल को 6 रुपये में बेच दिया गया। बताओ प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। मैंने बोला 5 रुपये के 6 आर्टिकल खरीदे, 6 रुपये के 5 आर्टिकल बेचे। आप चाहे तो प्राइस सेम करें, आप चाहे तो क्वांटिटी सेम करें, बट मैं डायरेक्टली करना चाहूँगा इसको मेथड नंबर 3 से कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 25 रुपये कॉस्ट प्राइस, यहाँ बाई लिखा हुआ है इसलिए ना। अगर ऊपर उल्टा लिख देता है, मान लो ऐसा लिखता कि 6 रुपये में 5 खरीदे बेचे सेल, और 5 रुपये में 6 ये बाई, पहले सेलिंग वाला मान देता तो 6 36 ये सेल है, इसलिए एस पी मिलता है आपको। ठीक है, उल्टा ही बोल सकता है वो आपको। तो मैंने बोला 25 रुपये की चीज़ 36 में बेच रहे हैं, 11 रुपये का लाभ, परसेंटेज निकालना है तो 11/25। आप चाहे तो क्या कर सकते हो, इस वाले को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके आर्टिकल सेम हो जाएंगे, और फिर आप प्राइस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। हो जाएगा ये। चलिए, एक व्यक्ति x रुपये की y वस्तु खरीदता है और y रुपये की x वस्तु बेचता है। बताओ प्रतिशत लाभ या हानि कितना होगा, और साथ में दे रखा है कि x जो है बड़ा है y से। अगर ये वैल्यू नहीं दी होती है आपको तो इसका आंसर आपको मिलता है सी एंड डी। आप कंपेयर नहीं कर पाते कौन बड़ा है कौन छोटा है, कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। इसने इसलिए दिया है कि आप कंपेयर कर पाए कि कौन बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट या लॉस ज्ञात कर सकें। मैंने बोला x रुपये की y वस्तुएं खरीदी गई और y रुपये की x वस्तु बेच दी गई, ऐसे बोला है। देखो मैंने क्या करा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, बाई लिखा हुआ है सी पी मिल गया एक्स स्क्वायर, इस सेल है कितना मिल गया वाई स्क्वायर। क्वेश्चन ने बोला है एक्स बड़ा है वाई से, अगर एक्स वाई से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर भी बड़ा होगा किससे, वाई स्क्वायर से।
यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, और कॉस्ट प्राइस के बड़े होने का मतलब क्या है, आपको लॉस होगा। ये बहुत छोटी सी बात है कि कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है तो लॉस होता है, लेकिन ये आपके बहुत सारी जगह पे काम आएगी कि सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा। मैंने बोला लॉस कितने का मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस परसेंटेज में निकालना है तो कॉस्ट क्वांटिटी का भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी क्वेश्चन को वो आपसे ऐसा बोल सकता है कि इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। क्या बोल रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने बोला ये बोल रहा है 18 वस्तु का CP 15 वस्तु के SP के बराबर है, तो मैंने एक वैल्यू एज्यूम कर ली 90 रुपये, जो कि 15 और 18 का LCM है, कि मान लिया मैंने कि वो 90 रुपये। आप देखिए अगर 18 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 90 रुपये तो क्या एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 रुपये मिल जाएगा, जिसको कि मैं CP कह सकता हूँ। अगर 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 90 रुपये तो क्या एक वस्तु का विक्रय मूल्य 6 रुपये मिल जाएगा, जिसको मैं SP कह सकता हूँ। आपके पास CP है, आपके पास SP है, तो आप प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं कि 5 में ख़रीदा 6 में बेचा, 1 रुपये का प्रॉफिट पैसे में मिल रहा है, तो डिवाइड किससे करेंगे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, आप दूसरा ऐसा भी कह सकते हो कि ये दे रखा है CP ऑफ 18 आर्टिकल बराबर है SP ऑफ 15 आर्टिकल के, दे रखा है। आप क्या करो, इसमें SP को नीचे ले आया, इस 18 को इधर ले गया, तो ये 15/18 बन जाएगा, यानी कि 5/6। ये आपका रेशो बन गया कि CP का मान 5, SP का मान 6। 5 में ख़रीदा 6 में बेचा, 1 रुपये का लाभ, ऐसे भी कह सकते हो। और डायरेक्टली भी आप इसको ऐसा कह सकते हो, जब भी आपको इस तरह की लैंग्वेज समझने को मिले। इसका मतलब ये है आपने 18 वस्तुएं खरीदी, 15 वस्तु बेची, कितनी वस्तु बचा लिया आपने, 3 वस्तु का फ़ायदा मिला। कितनी बेचने पर, 15 बेचने पर। तब इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, जो आपको सुटेबल लगे। चलिए टाइम सब में सेम ही लगना है ना, उसकी टेंशन ना ले आप कि 18 आर्टिकल खरीदी, 15 आर्टिकल बेची, मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 आर्टिकल का। परसेंटेज में निकालना है तो आर्टिकल में प्रॉफिट हो रहा है, तो जितनी वस्तु बेची है उसका भाग दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है और उतनी ही वस्तु 5 रुपये में 4 वस्तु की दर से फिर खरीदता है, और सभी को मिला के 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से बेचता है। इस बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति दुकानदार कुछ सामान खरीदने गया, पहली दुकान पे उसको कुछ सामान मिला 4 रुपये में 3 वस्तु के हिसाब से। जब अगली दुकान पे गया, इसको लगा अच्छा मिल रहा है और सस्ता मिल रहा है, तो उसने क्या करा, फिर वापस से ख़रीदा, और जितना पहले ख़रीदा, मान लो पहले 2 किलो मान खरीदा तो अब भी 2 किलो लेगा, पहले 10 किलो खरीदा तो अब भी 10 किलो खरीदेगा, तो उतनी ही वस्तु खरीद ली। तो मैंने बोला पहले 4 रुपये की 3 वस्तु खरीदी, अब 5 रुपये की 4 वस्तु खरीदी। क्वेश्चन ने बोला वस्तुएं सेम खरीदी, लेकिन ये सेम दिख नहीं रही। सेम बनाया जाए, सेम कैसे बनेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो पता लगा पहले वाले केस में 16 रुपये की 12 वस्तु आई होगी, दूसरे वाले केस में 15 रुपये की 12 वस्तु आई होगी। अब वस्तुएं सेम होगी, यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दोनों दुकानों से मिलकर 31 रुपये खर्च किए और कुल मिला के 24 वस्तुएं खरीदी, कह सकते हैं ऐसा। आप देखिए ये तो बात हुई खरीदने की, बेच कैसे रहे, 3 रुपये की 2। आप चाहे तो वस्तुएं सेम कर ले, आप चाहे तो प्राइस सेम कर ले, बट हम क्या बोलेंगे, हमें तो परसेंटेज में निकालना है, तो लगाओ सीधा आप क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा कॉस्ट प्राइस निकालने हो गया, बाय लिखा हुआ है तो 31 दूनी 62, ये कॉस्ट प्राइस। 3 को 24 से मल्टीप्लाई किया, ये सेलिंग प्राइस। 62 रुपये की चीज़ 72 में बेची जा रही है, तो 10 रुपये का लाभ हो रहा है, परसेंटेज में कितना मिल जाएगा, 10/62। आइए वापस से इस बात को हम समझते हैं। ए मैन बाय सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 1 एप्पल फॉर ₹2, 2 रुपये का 1 एप्पल, बहुत सस्ता है ना। एंड इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स एट द रेट ऑफ 2 एप्पल फॉर ₹1, और अगली दुकान पे उसने खरीदा 1 रुपये के 2 एप्पल, सस्ते मिल गए तो उसने और ख़रीद लिए, और उन सभी को मिलाकर 3 रुपये के 4 एप्पल बेच रहे हैं। बताओ उसका प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। मैंने बोला पहली दुकान पे 2 रुपये का 1 एप्पल, दूसरी दुकान से 1 रुपये के 2 एप्पल। क्वेश्चन ने बोला जितनी मात्रा पहले खरीदी उतनी ही मात्रा बाद में खरीदी, तो यहाँ तो 1 एप्पल है, यहाँ पे 2 एप्पल है, दोनों को सेम करें, तो मैंने पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पता लगा कि पहले 4 रुपये के 2 एप्पल आते थे, अब 1 रुपये के 2 एप्पल आ रहे हैं। यानी अगर कुल मिला के बात की जाए तो 5 रुपये के अंदर हम 4 एप्पल खरीद सकते हैं। अच्छा बेच कितने में रहे, तो आप 5 रुपये में 4 एप्पल खरीदते रहो,
लेकिन आप 3 रुपये में 4 एप्पल बेच रहे हो, ऐसा ही। अब देखो आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे 20 और ये 12, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो आर्टिकल तो ऑलरेडी सेम है। हम क्या करते थे, आर्टिकल को सेम क्या करते थे, यहाँ पे आर्टिकल ऑलरेडी सेम है, इट मीन्स ये 5 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये 3 रुपये आपका सेलिंग प्राइस है। आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने बोला 5 रुपये 3 रुपये, लॉस कितने का हो रहा है, 2 रुपये का, परसेंटेज में निकालना है तो 2/5। देखो आप यहाँ से निकालेंगे तो बोलेंगे लॉस 8 का हो रहा है 20 पे, तो बात दोनों सेम है। आप डेटा को जितना ईजी समझेंगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन दे रखा है आपके होमवर्क के लिए कि 20 रुपये में 6 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी, 25 में 8 के हिसाब से उतनी ही वस्तु खरीदी और 31 में 8 के हिसाब से बेच दी। आप क्या करेंगे, पहले 6 और 8 को सेम करेंगे और उसके बाद सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे। चलिए 20 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई, 26 रुपये में 8 के हिसाब से उससे दुगनी वस्तु खरीदी गई। पिछले जो 3 क्वेश्चन हमने देखे उसमें क्या हो रहा था, जितनी वस्तु पहले खरीदी उतनी ही बाद में खरीदा था। जैसे मान लो पहले 5 किलो तो फिर 5 किलो, अगर 10 किलो तो 10 किलो। लेकिन इस वाले केस में क्या करना है, मान लो पहले 10 किलो खरीदा तो इस बार उसको 20 किलो खरीदना पड़ेगा। अगर पहले 10 आर्टिकल लिए तो इस बार उसको 20 आर्टिकल लेने पड़ेंगे। मैंने बोला पहले 20 रुपये के 6 आर्टिकल आ रहे थे, अब 26 रुपये के 8 आर्टिकल आ रहे हैं। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सेम करना पड़ेगा और सेम करने के बाद दूसरे को डबल कर देंगे। मैंने बोला सेम कैसे होगा, 6 और 8 का एलसीएम 24, तो पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे को 3 से कर दो। लेकिन हमें दूसरे वाले केस में तो डबल खरीदनी है, तो उसको 3 के साथ 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकते हैं ऐसा। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो कि भैया अगर मैं इसको 12 आर्टिकल बना दूँ तो इसको 24 बना सकता हूँ। डबल दिख रहा है, मतलब जितनी मात्रा यहाँ पे होगी उसकी डबल मात्रा आपको यहाँ पे लेनी है। समझ में आ रहा है कि आप 12 भी मान सकते हैं, 24 भी मान सकते हैं। अगर इसको आप 36 मानेंगे तो नीचे वाले को 72 मान लें। ये डेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके आंसर पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने तो क्या कर रहा है, 24 बनाया पहले वाले को और दूसरे को बना दिया 48, तो इसको 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो 20 × 4 80 रुपये। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया 26 को तो 156 रुपये। तो पता लगा कुल मिला के 236 रुपये खर्च करने पर 72 वस्तुएँ आती हैं। अच्छा अगर मैं इसका आधा कर दूँ तो 118 रुपये खर्च करने पर 36 वस्तु नहीं मिल जाएगी मेरे को। तो मैंने आधा इसलिए किया है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि 118 रुपये में आप 24 वस्तुएँ बेचते हो। अगर आप आधा नहीं करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जो कि बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने क्या बोला, या तो वस्तुएं सेम होनी चाहिए या प्राइस सेम होनी चाहिए या आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगाए। आप ध्यान से देखेंगे प्राइस सेम है यहाँ पे, अगर प्राइस सेम है तो आप ऐसा बोल सकते हो 36 वस्तुएं खरीद रहा है, 24 वस्तुएं बेच रहा है, 12 वस्तुएं बचा ली। बचाने का मतलब फ़ायदा हो गया 12 वस्तुओं का। परसेंटेज निकालना है तो ये फ़ायदा जो वस्तुओं में हो रहा है तो सेलिंग क्वांटिटी का डिवाइड करते हैं, कितनी बेची 24। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलिए जो चीज़ हमारे माइंड में एग्जाम में आ जाए हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक आदमी कुछ पेन 9 रुपये के 7 के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपये के 8 के हिसाब से बेचता है और इस प्रकार उसको 10 रुपये का लाभ होता है। बताओ उसने कितने पेन खरीदे या कितने पेन बेचे। इस वाले केस में हमेशा जितने पेन खरीदे उतने पेन बेचते हैं। मैंने बोला 9 रुपये के 7 पेन खरीदे, 11 रुपये के 8 पेन बेचे, ऐसा ही है। अब देखो हमें जो प्रॉफिट दे रखा है वो प्रॉफिट इस बार दे रखा है प्राइस में, कि आपको प्रॉफिट हो रहा है प्राइस में। तो प्राइस में प्रॉफिट कब होगा, जब आर्टिकल सेम हो, तभी तो हम प्राइस में निकाल पाएंगे भाई सीपी इतना एसपी इतना और इतने रुपये का फ़ायदा हुआ। तो अगर प्रॉफिट प्राइस में है तो हम प्राइस निकालेंगे, आर्टिकल को सेम करेंगे। अगर प्रॉफिट आर्टिकल के फॉर्म में तो हम प्राइस को सेम करेंगे और आर्टिकल में प्रॉफिट निकालेंगे। समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, हमें आर्टिकल सेम करने पड़ेंगे क्योंकि लाभ निकालना है प्राइस में। तो मैंने पहले वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पता लगा कि 72 रुपये में पहले 56 पेन खरीद रहे थे, अब 77 रुपये में 56 पेन बेच रहे हैं। आर्टिकल सेम हो गए। तो मैंने बोला 72 में ख़रीदा, 77 में बेचा, क्या हो रहा है आपको फ़ायदा हो रहा है। कितने रुपए का, 5 रुपये का। लेकिन क्वेश्चन ने तो बोला है 10 रुपये का फ़ायदा है। इसका मतलब ये है कि 5 रुपये का फ़ायदा कब हो रहा है, जब 56 पेन बेच रहे हो। अगर मुझे 10 रुपये का फ़ायदा कमाना है, यानी कि 1 का मान 2 है, तो मुझे पेन भी डबल करने पड़ेंगे, यानी कि 112 पेन बेचने पड़ेंगे। अगर मान लो इसने बोला होता है ये फ़ायदा पेन के रूप में हो रहा है, तो हम प्राइस को सेम करते हैं और पेन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति 5 रुपये के 1 रुपये में 5 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदता है
उतनी ही वस्तु 1 रुपये में 4 के हिसाब से खरीदता है और दोनों को मिलाकर 2 रुपये में 9 के हिसाब से बेच दिया, तो इस प्रकार उसको 3 रुपये की हानि होती है। बताओ कितनी वस्तुएं बेचेगी। सेम क्वेश्चन है, बस इस बार इसने 2 बार खरीदा है और तीसरी बार में बेच रहा है। तो मैंने बोला पहले 1 रुपये की 5 खरीदी गई, अब 1 रुपये की 4 खरीदेगी। बोला हुआ है उतनी ही वस्तु खरीदी है जितनी पहले खरीदी, लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ पे 4 है। दोनों सेम कब बनेंगे? जब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पता लगा कि पहले 4 रुपये की 20 वस्तु खरीद रहे थे, अब 5 रुपये की 20 वस्तु खरीद रहे हैं। यानी हम बात करें तो कुल मिला के 4 और 5 9 रुपये में 20 और 20 40 वस्तु खरीद रहे। अच्छा, बेच कितने रहे? 2 रुपये की 9 की 40 खरीद रहे हैं, 2 की 9 बेच रहे हैं। हमें जो हानि हो रही है वो प्राइस में हो रही है। प्राइस में हानि होने का मतलब है आपके जो आर्टिकल्स हैं ये सेम होने चाहिए। सेम कब होंगे? जब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पता लगा जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81 रुपये में 360 वस्तु खरीद सकते हैं और 80 रुपये में 360 वस्तु बेच सकते हैं। कह सकते हैं ऐसा। आप देखिए आर्टिकल सेम है, तो 81 रुपये की चीज़ 80 में बेच रहे हैं, यानी हमें लॉस हो रहा है कितने रुपए का? 1 रुपये का। क्वेश्चन ने कितना बताया? 3 रुपये, यानी इस 1 का मान 3 है। तो वस्तु कितनी खरीदी होगी? 360 हमारे पास आ रही है। अगर 1 का मान 3 है तो 360 को मैं 1080 बोल सकता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। टाइप नंबर 2 की तरफ आते हैं हम इसके, कि 36 आम बेचने पर एक दुकानदार को 4 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसमें हमें लाभ भी मिल सकता है, हानि भी मिल सकती है। ये लाभ या तो क्रय मूल्य पे मिलेगा या मिलेगा विक्रय मूल्य पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या फोकस करना है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है या तो वो एसपी में होगा या फिर सीपी में होगा। अगर प्रॉफिट लॉस एसपी में है तो हम क्या करेंगे? एक आर्टिकल का एसपी 1 रुपये मान लेंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस सीपी में तो हम एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपये मान लेंगे। मतलब जो क्वेश्चन ने दिया हुआ है हम उसी को अपने अकॉर्डिंग मान लेंगे। देखिए आप बताइए प्रॉफिट होता क्या है? मैंने बोला प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। पहले हम समझ लेते हैं बेसिक तरीका, हालांकि इसको आपको अप्लाई नहीं करना, लेकिन समझने के हिसाब से समझ लेते हैं। तो मैंने माना कि एक वस्तु का सीपी मैं सीपी मान लेता हूँ और एक वस्तु का एसपी कितना मान लूँ? एसपी। तो लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर मैंने 36 आम बेचे हैं तो 36 आम खरीदे भी होंगे, तो 36 आम खरीदे तो 36 आम का क्रय मूल्य 36 सीपी और 36 आम बेचे तो विक्रय मूल्य 36 एसपी। अच्छा, फ़ायदा कितने का हो रहा है? 4 आम के क्रय मूल्य का। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 4 सीपी जो होगा वो 36 एसपी माइनस 36 सीपी के बराबर होगा। ये प्रॉफिट, ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य। आप देखेंगे सीपी को इधर ले आओ तो 36 एसपी का मान 40 सीपी, यहाँ से मुझे मिला एसपी अपॉन सीपी 10/9, यानी 9 रुपये में ख़रीदा 10 रुपये में बेचा, 1 रुपये का लाभ परसेंटेज में निकालना है तो 1/9। एक तरीका तो आपके पास ये वाला है। दूसरा आप क्या करेंगे? हम ये मान लें कि हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है? क्रय मूल्य के ऊपर। तो मैंने मान लिया कि एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपये। अच्छा, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4 आम के क्रय मूल्य का, यानी 4 रुपये का। अच्छा, कितने आम बेचने पे? 36 आम, यानी 36 आम खरीदे भी होंगे। तो 36 आम कितने में खरीदोगे आपने? 36 रुपये में। आप देखिए 4 रुपये का लाभ हो रहा है 36 रुपये में। हमें इस वाले केस में एसपी की आवश्यकता है ही नहीं। प्रॉफिट या लॉस जो निकलता है वो किस पे निकलता है? सीपी पे। तो 4 रुपये का प्रॉफिट 36 पे, तो 1/9 बोल सकते हो। आइए इसको हम वापस से समझते हैं। बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ ए शॉपकीपर लॉस सीपी ऑफ 11 मीटर क्लॉथ, फाइंड लॉस परसेंट। कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य का हानि होती है। मैंने बोला फर्स्ट तरीका बेसिक आपके पास है, आप अप्लाई करें। लॉस के लिए आप बोलेंगे सीपी माइनस एसपी और उसको इक्वल करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट बात करेंगे। मैंने बोला लॉस हो रहा है सीपी के बराबर, तो मान लो एक वस्तु का जो सीपी है क्लॉथ का वो 1 रुपये। अच्छा, हानि कितने की हो रही है? 11 मीटर क्लॉथ की, यानी 11 रुपये मान लें, क्योंकि हानि सीपी के बराबर हो रही है। अच्छा, खरीदे कितने होंगे? 33 बेच रहे हैं तो 33 खरीदे भी होंगे, यानी कुल सीपी कितना मिल गया? 33 रुपये। आप देखिए 11 रुपये की हानि 33 पे, तो 1/3 बहुत ईजिली बन जाएगा आपके हिसाब से। और डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप कि जितने का लाभ हो रहा है जितने की हानि हो रही है, कितने का हो रहा है? 11 का, तो डायरेक्ट 11 और डिवाइड कर दो जितना बेचा है, इससे भी आंसर निकाल सकते हो।
यहाँ बात करी मैंने, अगर ये क्रय मूल्य पर होता है ना, 4 का फ़ायदा 36 पे, तो 4/36 बोल दो, डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर एक क्रय मूल्य पर है तो चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। अब हम बात करते हैं कि एक दुकानदार को 33 पेंसिल बेचने से 11 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। इस बार लॉस हो रहा है विक्रय मूल्य के बराबर। आप देखिए बेसिक तरीका आपके पास ये रहा कि प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। 33 बेच रहे हैं तो 33 खरीदी भी होगी, यानी 33 SP माइनस 33 CP बोल सकता हूँ हमेशा। अच्छा, लॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है, 11 पेंसिल का विक्रय मूल्य, तो मैंने 11 SP ले लिया, वहाँ क्रय मूल्य था इसलिए हम CP लिया कर देते। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा CP/SP बराबर 2/3, यानी कि 2 रुपये में ख़रीदा, 3 रुपये में बेचा, 1 रुपये का लाभ। परसेंटेज में निकालना है तो कॉस्ट प्राइस का भाग दे दिए। एक तरीका तो आपके पास ये है। दूसरा मैंने बात करी थी, अगर ये लाभ विक्रय मूल्य में हो रहा है तो मैं क्या करूँ, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 1 रुपये मान लूँ। अच्छा, लाभ कितने का हो रहा है, 11 पेंसिल का विक्रय मूल्य का, यानी 11 रुपये का लाभ मिल जाएगा। अच्छा, कितनी वस्तुएं बेची है आपने, कितनी पेंसिल बेची, 33 पेंसिल बेची, तो 33 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना मिल जाएगा, 33 रुपये। ध्यान रखना, हम यहाँ से क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते क्योंकि हमने SP माना हुआ है, एक पेंसिल का 1 रुपये, तो 33 पेन का SP 33 रुपये आएगा, CP नहीं आएगा। वहाँ हम CP माना हुआ था इसलिए वहाँ CP निकाल पा रहे थे। समझ में आ रहा है? तो मैंने बोला 33 रुपये में खरीदा बेचा, 11 रुपये का लाभ हुआ, तो खरीदा कितने में होगा, क्योंकि हमें SP से कोई मतलब नहीं है, हमें तो प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस पे काउंट होता है। तो प्रॉफिट के केस में हम जानते हैं कि सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, यानी कॉस्ट प्राइस कम रहा होगा, तो मैंने कॉस्ट प्राइस को कम कर दिया, यानी कि 22 रुपये। आप देखिए 11 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 22 पे, तो क्या मैं इसको 50% बोल सकता हूँ? आइए वापस से समझते हैं हम इसको। 70 वस्तु बेचने पर 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। मैंने बोला एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 1 रुपये। अच्छा, हानि कितने की हो रही है, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य की, यानी 15 रुपये की। अच्छा, कितनी वस्तु बेची, 70, तो सेलिंग प्राइस कितना मिल गया, 70 रुपये। हानि हो रही है मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा रहा होगा, तो क्रय मूल्य कितना मिल जाएगा, 85 रुपये। तो 15 रुपये की हानि 85 पे, तो आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, सिंपल सा है कि जो दे रखा है प्रॉफिट या लॉस CP में, तो CP को 1 रुपये मान लेंगे, और SP में तो SP को 1 रुपये मान लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। टाइप नंबर 3 पर आते हैं हम। 17 वस्तु को 720 में बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, बताओ प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। मैंने बोला हमें हानि हो रही है क्रय मूल्य के बराबर, तो क्या एक तरीका आपके पास बेसिक वाला है, आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ, हानि हो रही है, हानि का मतलब क्या है, लॉस का मतलब CP माइनस SP, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, हानि कितने की हो रही है, 5 वस्तु के क्रय मूल्य के, तो ये 5 CP का जो मान है क्या वो 17 CP माइनस 17 SP मिल जाएगा, और यहाँ से आप CP और SP का रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, अगर हमें जो रेशियो मिलेगा, SP का मान रहेगा 720, हम CP का मान निकाल लेंगे। दूसरा मैंने बोला कि हानि हो रही है क्रय मूल्य के बराबर, तो मैंने मान लिया एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये। अच्छा, हानि कितने की हो रही है, 5 वस्तु की, यानी 5 रुपये की। कितनी वस्तु बेची, 17। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है तो 17 वस्तु का क्रय मूल्य 17 रुपये। मतलब अगर हानि क्रय मूल्य में तो हम क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, अगर विक्रय मूल्य में तो कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। 17 रुपये में बेचने पर 5 रुपये की हानि होनी है, तो आप बताओ हानि के केस में CP बड़ा होता है तो विक्रय मूल्य कम मिल जाएगा, 12 रुपये। क्वेश्चन ने बोला है सेलिंग प्राइस का मान 720 है, अगर इस 12 रुपये का मान 720 है तो 1 का मान कितना मिल जाएगा, 60, और हमने इस 1 को ही CP माना हुआ है, तो आपका डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 60 रुपये। आइए फिर से हम समझते हैं इस बात को। मोहन ने 25 पुस्तक 2000 रुपये में खरीदी, उन्हें 5 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ बताओ। मैंने बोला एक तरीका तो वही कि प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, वो आप आराम से अप्लाई करना। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लें 1 रुपये। विक्रय मूल्य क्यों मान रहे हैं, क्योंकि लाभ और हानि विक्रय मूल्य के फॉर्म में। अच्छा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये, लाभ हो रहा है 5 का, तो प्रॉफिट कितना मिल गया, 5 रुपये। अच्छा, कितनी वस्तु 25 पुस्तक खरीदी तो 25 बेची भी होगी, तो विक्रय मूल्य कितना मिल जाएगा, 25 रुपये। आप देखिए प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस छोटा होता है। 25 रुपये की चीज़ बेचने पर 5 रुपये का लाभ है, यानी खरीदा कितने में होगा, 20 में। क्वेश्चन ने कितना बताया, 2000, तो 20 का मान 2000, 1 का मान 100।
तो इस तरीके से हम आर्टिकल बेस वाले क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि या तो हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है आर्टिकल्स में, अगर हम क्वांटिटी में निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे सेलिंग क्वांटिटी को, और अगर हम प्राइस में निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस को। दूसरी बात हमने जानी कि अगर हमें जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है अगर वो क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग हो रहा है तो हम क्रय मूल्य को 1 रुपये मान लेंगे एक वस्तु का, और अगर विक्रय मूल्य पे हो रहा है तो हम एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये मान लेंगे। ठीक है।